नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने जताई 2016 में जीएसटी पारित होने की उम्मीद। इंडो सम्मेलन में दिया निवेश की अड़चनें दूर करने का भरोसा। एंजेला मर्केल ने कहा डिजिटाइजेशन से दोनों देशों को फायदा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर 2 और एफआईआर। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का आरोप। 20 बयान पर जमुई में दर्ज हुआ मामला। दादरी हिंसा मामले पर यूपी सरकार ने सौंपी केंद्र को रिपोर्ट। जांच में बीफ का जिक्र तक नहीं। गृहमंत्री ने कहा सौहार्द बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। वाराणसी हिंसा मामले में कांग्रेसी विधायक अजय राय समेत 51 गिरफ्तार। पथराव और आगजनी का आरोप। शहर में बंद रहे स्कूल कॉलेज, लेकिन अब हालात सामान्य। और बेनतीजा जा रही नेपाल सरकार और मवेशियों के बीच पहले दौर की बातचीत। प्रतिनिधित्व और मुआवजे समेत रखी 35 मांगे। अगले दौर की बातचीत कल। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक मंदी का भारत पर असर नहीं होगा। बेंगलुरु में इंडो जर्मन सम्मेलन में उन्होंने निवेशकों को कारोबार के लिए अनुकूल माहौल देने का वादा किया और बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण का भरोसा भी दिया। कार्यक्रम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन में साझेदारी का दोनों ही देशों को फायदा मिलेगा। दौरे के तीसरे दिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत जर्मनी आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में मंदी के दौर के बावजूद भारत निवेश और व्यापार के लिहाज से बेहतर जगहों में से एक है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिया। A number of regulatory and taxation issues which were adversely impacting on the sentiments of foreign investors. We have taken very decisive steps to remove a number of long-pending concerns of investors. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई सेक्टर खोले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2016 में जीएसटी लागू करने का भरोसा भी जताया। We are working on a new bankruptcy code. The company law tribunal is soon going to be formed. We want to make sure that our tax regime is transparent and predictable. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा कि डिजिटाइजेशन में सहयोग से भारत और जर्मनी दोनों को फायदा होगा। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों से जर्मनी में निवेश की पेशकश की। Ich denke dabei auch an große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel im Bahnbereich, der Stadtentwicklung und Energieversorgung. Ob es etwa um Mobilität insgesamt oder auch um Dienstleistungen und Berufsbildung geht, von einer engen Zusammenarbeit können wir gleichermaßen. दोनों नेताओं ने इससे पहले बेंगलुरु में जर्मन फैक्ट्री बॉश ऑटोमोटिव का दौरा किया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, रेलवे, कौशल विकास समेत कई क्षेत्रों में 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विस्तार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक टाइम्स के विशेष संवाददाता उर्मी गोस्वामी है। उर्मी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही मैं कि जिस तरीके से ये समिट हो रही है, ऐसा लगता है कि टैक्सेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके चलते शायद निवेश, मैं कहूँ कि जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और इसका पूरा फोकस शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी देखें या फिर अरुण जेटली जो वहाँ पर बयान दिया वो टैक्सेशन को लेकर है। जी, टैक्सेशन तो एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, और वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी जो बात है, दोनों चीज़ें आप देखें। जहाँ प्रधानमंत्री जी जब भी बाहर जाते हैं तभी बोलते हैं इंडिया में मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, पर जवाब आता है कभी कभी कि आपके वहाँ बिजनेस करना अभी भी उतना आसान नहीं है। तो आपको याद होगा कि कल के जो जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने दोनों ने एग्री किया है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनेगी जर्मन कंपनीज के लिए। तो वो बहुत बड़ी एक सिग्नल है कि हम चाहते हैं कि आप निवेश करें, और आपके जितने भी इश्यूज हैं वो एक
झटके में हम मतलब एक विंडो के तहत हम resolve डील करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी सिग्नल है। उन्होंने आज जीएसटी की बात भी की, अगेन इट्स अ टैक्सेशन इशू। तो ये जो सिग्नल्स है कि हम जो रिफॉर्म्स हैं जो जो बड़ी जो हैं, जैसे जीएसटी बहुत बड़ी है, छोटी चीज़ें हैं कि क्लियरेंसेस को सारा स्ट्रीमलाइन करना, वो भी हम करेंगे ताकि निवेशक को ये कंफर्ट मिले कि यहाँ हाँ मैं इंडिया में आके मैं निवेश करूँगा, बिजनेस कर सकता हूँ और मेरे को, और क्योंकि यहाँ नीड बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपके ओकेजन्स बहुत ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो फिर आपके तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। अल्टीमेटली निवेशक क्या चाहता है कि मैं जो पैसा लगाऊंगा उसमें मेरे को रिटर्न मिले और ढंग से रिटर्न मिले और मेरे को ये जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, किचकिच जो है वो नहीं होंगे। तो मतलब ये सारे एक हिसाब से आप सही बोल रहे हैं कि जेटली जी का बयान या प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है या कल के एग्रीमेंट में जो है वो सब कुछ एक लाइन में, ये एक लाइन है उसका कि निवेशक यहाँ आए और आराम से सुख शांति से अपना निवेश करे। और अगर दूसरी एक चीज़ है, आपको याद होगा उन्होंने EU FTA की बात जो बहुत अरसों से मतलब बैठा हुआ है उसको बोला है कि हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। हालांकि कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया है, पर संकेत साफ हैं। हाँ, कि हम उसमें भी काम करेंगे। तो सारे संकेत सही है, सही दिशा में जा रहे हैं, अब आगे देखते रहें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ब्रिटेन के लिहाज से भारत में अब तक का जो व्यापार है, ये जिन सेक्टर्स में वो लोग डील कर रहे हैं, क्या और ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आपको लगता है कि भारत एक बड़ा बाजार उनके लिहाज से और उनकी कंपनियां यहाँ पर निवेश करने को तैयार होंगी? सबसे बड़ी सेक्टर जो है वो है ऊर्जा, और जो हम जैसे सोलर जो है, या सोलर सबसे बहुत बढ़िया है। जर्मनी खुद अपना सोलर रेवोल्यूशन कर रही है, तो वो बहुत बढ़िया। तकनीक की हिसाब से जर्मनी बहुत आगे है। तो टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी है, या किसी जैसे आप समझिए चाइना में शंघाई में जो मैगलेव जो ट्रेन है वो सीमेंस की बनाई हुई है। तो हमारे यहाँ भी वो ग्रीनफील्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपने देश में ये वो उस तरीके का नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको उखाड़ के आप नया बनाएंगे, उसमें जो जितना खर्चा है, जितना प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो ग्रीन फील्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मतलब हालांकि फोक्सवैगन आजकल अच्छे उसके हेडलाइंस नहीं है, पर आप देखिए ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सीमेंस अल्स्टॉम, हमारे जो कोयले के जो पावर प्लांट्स हैं उसमें भी सीमेंस अल्स्टॉम के बॉयलर्स लगते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा, इनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट सिटीज़ में जैसे जर्मन सिटीज़ जो हैं वो खुद अपने आप से काफ़ी वेल प्लान्ड है, तो वहाँ भी एक ऑप्शन है। तो मतलब सेक्टर्स तो आप एंडलेस। और जिस तरीके का भरोसा, क्योंकि कहा जाता है, और मैं आप बेहतर समझा सकती हैं कि निवेशक के लिए सबसे अहम है कि कितना आप भरोसा उसको जगा पाते हैं। जिस तरीके के स्टेप्स अब तक मोदी सरकार ले रही है, यात्राएं जो कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशंस के विजिट्स यहाँ पर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो ट्रेंड है इस वक्त वो किस तरफ जाता दिखता है भरोसे को लेकर? देखिए, एक चीज़ है, प्रधानमंत्री जी जो ट्रिप्स कर रहे हैं या जो बाहर से नेताएं आ रहे हैं उनके साथ क्या एग्रीमेंट्स हो रहा है, वो एक तरफ है। दूसरा है एक्चुअल आंकड़े। आप अगर फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी हाल ही में उन्होंने एक सर्वे किया था, इंडिया में FDI इट्स मूव्ड अप। तो इंडिया में आज चाइना से ज़्यादा FDI आ रहा है। तो वो एक मतलब वो तो रियल चीज़ हो गया ना, वो रियल आंकड़ा हो गया। वो सिर्फ मेरे या किसी आपके या प्रधानमंत्री जी या जेटली जी के भरोसे की बात नहीं है, लोग अपना पैसा यहाँ ला रहे हैं। दूसरा है कि आपको याद होगा कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो WEF निकालती है, उसमें भी हमारा स्टैंडिंग इम्प्रूव हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो चेंज हुआ है, लोगों को महसूस हो रहा है। और ये आप और हम दोनों मानेंगे कि जो बिजनेसमैन है, जो निवेशक है, वो सोच समझ के ही ना पैसा लगाएगा। बात तो भरोसा नहीं करता है। नहीं, वो क्योंकि वो खुद सिर्फ अपना पैसा नहीं लगा रहा है, वो दूसरे निवेशकों का भी पैसा लगा रहा है। तो इसलिए हम इन आंकड़ों से या इन सर्वे से कुछ तो
समझ सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी जीएसटी लागू होना। यानी कि उसी तरफ सरकार इशारा कर रही कि ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसके बाद और ईज आउट होगा यहाँ पर निवेशकों के लिए और माहौल पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। और भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। और अब खबरें बिहार चुनाव की। बीजेपी प्रमुख अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। लालू यादव ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत आयोग से की थी। इसके साथ साथ बीफ मामले को लेकर दिए गए उनके बयान के पर भी अब अररिया में एक मामला दर्ज किया गया। जो अररिया उन्होंने बयान दिया था और इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव पर जातिगत बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने राघोपुर रैली में इस चुनाव को अगली और पिछड़ी जातियों के बीच एक जंग बताया था, जिसके बाद आयोग के आदेश पर लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले दौर के मतदान में अब महज एक हफ्ता बचा और ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने अलग अलग जिलों में रैलियां की। बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और सूबे की जनता को ये भरोसा भी दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है, उस पर कोई पुनः विचार नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिस बुनियादी सुविधाओं की आस में है वो बीजेपी ही मुहैया करा सकती है। उन्होंने स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यहां के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज तक सोनिया मनमोहन की सरकार ने नहीं दिया था, लालू यादव की सरकार ने नहीं दिया था, आप नहीं ला पाए। वो बिहार की जनता का अधिकार मोदी जी प्रणाम कर कर बिहार की जनता को देने के लिए आए। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया। लोहिया जी ने कभी अपने बेटे को, अपने बेटियों को टिकट नहीं दिलाया, कभी रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए, तो समाजवाद के विचार के आधार पर इस देश के भविष्य के लिए उनने कार्य किया। यहां तो पत्नी को टिकट दो, दो बेटे को टिकट दो, बेटी को टिकट दो, अपने गांव में सभी रिश्तेदारों को टिकट दो। दोनों नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर एनडीए बिहार की तस्वीर बदल देगी। दूसरी तरफ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। सुशासन और विकास के मुख्य धारा में लाने का एक ब्लूप्रिंट बनाई है और उसके बारे में बिहार के आम जनता के साथ हम संवाद में लगे हुए हैं। बीजेपी ने महागठबंधन पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया।
और कहा कि अगर नीतीश लालू की सरकार बनती है तो प्रदेश में लंबे समय तक विकास की दस्तक सुनाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निजी करदाताओं को राहत देने का वादा किया है। उन्होंने व्यक्तिगत कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स की दर 25% पर आ जाएगी। साथ ही करों के साथ मिलने वाली छूट भी धीरे धीरे खत्म होगी। कर में वही छूट जारी रहेगी जिनसे बचत को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री के मुताबिक कालाधन रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें तय समय सीमा तक नकद भुगतान के बाद पैन नंबर देना अनिवार्य किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी हिंसा मामले की रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। रिपोर्ट में बीफ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। साथ ही घटना के मकसद के बारे में भी नहीं बताया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी से देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी मामले में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा और सरकार की ओर से दी जा रही मदद का भी ब्यौरा दिया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से दादरी घटना की रिपोर्ट मांगी थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। मैं यही सबसे अपेक्षा करता हूं और यही सबसे मैं अपील करता हूं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना से कड़ाई से निपटने की सलाह दी और ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने को कहा। इधर दादरी इलाके में माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। माहौल एकदम ठीक है, सभी स्थितियां सामान्य हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने कामों में हैं, दुकानें खुली हुई हैं। सामान्य स्थिति, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने दादरी हिंसा मामले में दोनों मुख्य आरोपियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में अफवाह के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाराणसी में सोमवार को हुई हिंसा के आरोप में कांग्रेस विधायक अजय राय को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज शाम को दिल्ली से वाराणसी पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। राय पिंडारा से विधायक हैं। पुलिस ने 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 50 से अधिक आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर में आज स्थिति सामान्य रही। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद थे। पीड़ित इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वाराणसी में कल पत्रकार यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए थे और ये लोग पिछले दिनों गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान साधुओं की पिटाई का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में दशहरे का दिन यानी 22 अक्टूबर को कार फ्री डे मनाया जाएगा। इसका मकसद लोगों को सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। साथ ही राजधानी की आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदूषण का स्तर कम करना है। इससे पहले इस तरह का आयोजन दिल्ली से सटे गुड़गांव में हो चुका है। दिल्ली में 22 अक्टूबर को कार फ्री डे मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार की इस पहल को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने नजीब जंग से मुलाकात कर इसके लिए सहयोग मांगा। उपराज्यपाल भी मदद का हाथ बढ़ाने में पीछे नहीं रहे। दिल्ली में ये मुहिम आप अगर कंटिन्यूअसली नहीं चलाएंगे तो ये मैसेज नहीं जाएगा। तो इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये है कि कंटिन्यूअसली पूरा साल दर साल जनता को इससे इट्स एन इनिशिएटिव फॉर अवेयरनेस। 22 अक्टूबर को लाल किले से लेकर तिलक मार्ग पुलिस थाने तक कार फ्री डे मनाया जाएगा। यानी इस दिन मार्ग पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। कार्यक्रम सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही आयोजित होगा। 22 तारीख से ये कार फ्री डे का अभियान शुरू होगा। उस दिन जैसा कि पहले ही हमने आप लोगों से चर्चा की थी, दशहरा को देखते हुए हम लोग 12 बजे इसको ख़त्म कर देंगे और अगले 22 तारीख को फिर अलग दूसरे जगह पर और कार फ्री डे होगा और इस तरह से हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे का सिलसिला चलेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन पर ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि दशहरे के दिन इस तरह के आयोजन से यातायात से जुड़ी कई समस्याएं सामने आएंगी। इसी वजह से पुलिस ने इस तरह के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। हर साल मनने वाला प्रवासी भारतीय दिवस अब 2 साल पर मनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज इसका ऐलान किया। वहीं प्रवासी युवाओं के लिए भारत पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी होगी। एनआरआई और पीआईओ श्रेणी में 3-3 युवाओं को अवार्ड दिए जाएंगे और प्रतियोगिता में शामिल दोनों श्रेणी के 10-10 युवाओं को भारत भ्रमण का मौका मिलेगा।
पैमाने का सम्मेलन अब प्रति 2 वर्ष में किया करेंगे, हर वर्ष नहीं। और जो बीच का वर्ष है उसमें हम बहुत परिणाम मूलक आउटकम ड्रिवन सम्मेलन किया करेंगे, जिसकी भागीदारी रजिस्ट्रेशन के आधार पर नहीं होगी, इनविटेशन आमंत्रण पत्र के आधार पर होगी। देश में फिर से किसान आंदोलन की आहट दिखने लगी है। तमाम किसान संगठन आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं। इस बात का संकेत आज किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 80वीं जयंती पर मिला। किसान नेताओं ने माना कि खेती से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मंगलवार को दिल्ली के मावलंकर हॉल में कई किसान नेता जुटे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि किसानों की दिक्कतें पहले से अधिक बढ़ गई हैं। केवल कृषि के माध्यम से हम किसान को जो ताकत देना चाहते हैं वह नहीं दे पाएंगे। इसलिए आवश्यक कि हर किसान परिवार में कम से कम एक जवान ऐसा जरूर हो जो कृषि के अलावा कोई अन्य दूसरा पेशा करता हो। एक ऐसे हालात हमको पैदा करने पड़ेंगे इस हिंदुस्तान में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि कृषि संकट का हल किसान संगठन ही खोज सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को जगाने में चौधरी टिकैत के योगदान को याद किया। तो व्यवस्था उसी दिन खराब होनी शुरू हो गई थी जिस दिन बाजार के हवाले किसान को सरकारों ने किया। किसानों को वापस बाजार से हटाना पड़ा क्योंकि बाजार के भेड़िया हैं। आज फिर से बहुत मुद्दे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब अपने आप को किसान समझ के इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करो, अपनी ताकत पैदा करो। यही सबसे बड़ी जो है प्रेरणा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेनी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश बालियान और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। गोष्ठी में खेती से जुड़े संकटों पर भी गहन मंथन हुआ। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रभात नेपाल की, जहां पर सरकार और मधेशी नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। मधेशी नेताओं ने उचित प्रतिनिधित्व के अलावा आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने समेत 35 मांगें सरकार के सामने रखी। वहीं सरकार ने आंदोलन को खत्म करने पर जोर दिया। मधेशी नेताओं ने ठोस नतीजा निकलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। बातचीत कल भी जारी रहेगी। करीब 53 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को नेपाल सरकार और मधेशी नेता बातचीत के लिए एक मेज पर आए। हालांकि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। मधेशी नेताओं ने सरकार के सामने 35 मांगे रखी हैं। इसमें तराई इलाकों की नई सीमा तय करना, भारतीय मूल के मधेशी लोगों को ज्यादा अधिकार और समुचित प्रतिनिधित्व देना शामिल है। वहीं सरकार का जोर आंदोलन को खत्म करने पर रहा। दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। पोलिटिकल विषयमा प्रवेश गरेर तपाईहरु तयारी भएर आउनुस्। यसलाई एक दिनको बैठकबाट नै चल्टाउँ र देशलाई सहज अवस्थामा लगौँ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अब राज्यले अगाडि जुन बेला बढ्छ त्यो बेला हामी तयार भएर बस्छौँ। मधेशी नेताओं ने सरकार से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की। वो चाहते हैं कि तराई इलाकों से सेना को वापस बुलाया जाए। हालांकि बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलने तक मधेशी नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उसको समस्या भारत में दिखाई दे और अघोषित ब्लॉकेज कह करके समस्या को टारते रहे तो ये समस्या का हल हो रही है। इससे नेपाल में शांति होगी। इससे आंदोलन रुकेगा क्या? ये संभव नहीं है। सरकार और मधेशियों के बीच बातचीत शुरू होने से देश में गहराए संकट के हल होने की उम्मीद बढ़ी है। इसे सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नया घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब नेपाल ईंधन और रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रोटी बेटी शादी करने से जो है वो कोई आदमी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं हो जाता और नेपाल के निर्माण में इन लोगों का भी बराबर का योगदान है। नेपाल मटियारा बॉर्डर से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। चीन में मुजीगा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से करीब 12.5 अरब युआन के नुकसान का अनुमान है। वहीं हजारों एकड़ में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में आई भीषण बाढ़ में 11 लोगों की मौत की खबर है। बारिश ने यहां पर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
चीन में मुजीगा तूफान गुजर जाने के बाद अब लोग तिनका तिनका जोड़कर फिर से आशियाना बनाने में जुटे हैं। दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में तबाही के निशान हर जगह बिखरे पड़े हैं। घर, सड़क, बाजार, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही फैली है। इस तूफान से 45 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है। लाखों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। सरकार 12.5 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगा रही है। इधर अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना में मूसलाधार बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। The good news is with a hurricane, we are underwhelmed, and that's good news for North Carolina. The tough news still for North Carolina and especially South Carolina is the continued rains, which we're going to be keeping track of, and I'm going to have वहीं उत्तरी कैरोलिना में बांध टूटने से शहर जलमग्न हो गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। बाढ़ की वजह से बिजली और पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। कई राज्य सरकारों के साथ सेबी और आरबीआई की मांग है कि आधार कार्ड को प्राथमिक पहचान पत्र नहीं बनाया जाए। राज्य चाहते हैं कि कुछ सरकारी योजनाओं के लिए आधार को वैकल्पिक पहचान पत्र माना जाए। दिल्ली के विधायकों का वेतन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीची आचार्य की अगुवाई वाली समिति ने ये सुझाव दिया है। अभी विधायकों को वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने 88,000 रुपए मिलते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर विरोध किया और प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। उधर विधायकों के निलंबन से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे सत्र का बायकॉट करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण कोरियाई कंपनियों से राज्य में निवेश की अपील की है। सियोल में उन्होंने एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में अब फैसले तेजी से हो रहे हैं। दिल्ली की द्वारका सत्र अदालत से विधायक सोमनाथ भारती को आज भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। भारती ने जनप्रतिनिधि होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों में दोषी बलवान खोखर की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। बलवान खोखर ने खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से जमानत मांगी थी। उन पर एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोप है। शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें वापस जेल में ले जाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक वो जल्दी ही पुलिस को बयान दर्ज करा सकेंगी। इंद्राणी को शुक्रवार को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानी मानी लेखिका नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया है। उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ ये फैसला किया है। सहगल को 1986 में उपन्यास रिच लाइक अस के लिए पुरस्कार मिला था। सहगल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भांजी हैं। हज के दौरान भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर 74 हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि 78 भारतीय अब भी लापता हैं। 24 सितंबर को हुए इस हादसे में 770 लोगों की मौत हो गई थी। इराक की राजधानी बगदाद में अलग अलग बम धमाकों में 57 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किए गए।